सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर। हिंसा के बाद हल्द्वानी के हालात जब बेकाबू हुए, हर कोशिशें की गई कि शांति बहाल हो जाए। फिलहाल हल्द्वानी छावनी वाली स्थिति से बाहर नहीं निकल पाई है। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार पाए। हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड के सीएम धामी और उत्तराखंड पुलिस काबू करने में जुटी हुई है। फिलहाल इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने एक सफलता मिलने का दावा किया है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक हल्द्वानी हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल के नाम से उसके समुदाय को समझ पाना कठिन नहीं है। इसे हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। फिलहाल इससे पूछताछ चल रही है। इस हिंसा के पीछे मलिक का मकसद क्या था, पूछताछ में सामने आएगा। जैसा कि हमने कहा कि अब्दुल के नाम से उसके समुदाय का पता चल रहा है। उसी समुदाय से AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी आते हैं। ओवैसी न केवल मुस्लिम समुदाय से आते हैं, बल्कि मंचों से खुलेआम मुस्लिम समुदाय के पैरोकार भी नजर आते हैं। हल्द्वानी हिंसा के बाद जब ओवैसी को लोकसभा में बोलने का मौका मिला, तब उन्होंने अपनी स्पीच में हल्द्वानी का भी जिक्र किया। हालांकि ओवैसी ने हल्द्वानी के ताज़ा हिंसा के बारे में नहीं, बल्कि 2022 की एक घटना का चर्चा किया, जिसके जरिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि देश में मुसलमानों पर काफ़ी ज्यादती होती है, खासकर NDA वाली मोदी सरकार से। सुनिए ओवैसी ने लोकसभा में कैसे दहाड़ लगाई। 87 में मलियाना हाशिमपुरा हुआ, 83 में नेल्ली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्द्वानी में कत्ल हुआ। इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए। मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। सर, आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। सर, ये कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है। 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूँ? बताइए सर, आखिर मैं कहाँ तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है सर, दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है, या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। अगर ये मान भी लिया जाए कि कुछ मामलों में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई हो, जिसका हवाला ओवैसी ने भरे सदन में दिया, लेकिन ओवैसी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितने भी दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, सबके नाम किस समुदाय को इंगित करते हैं? ये ना तो ओवैसी से और ना ही पूरे देश से छिपा है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।